Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is Labdi Bhatia and today we are here to discuss about poetic devices of your textbook First Flight. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट और फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है, राइम स्कीम क्या होता है और आपके पोएटिक डिवाइसेस जो हैं उसके मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे पोएम को लर्न करने के लिए या फिर पोएम का मतलब एग्जैक्टली समझने के लिए। एक तो आपको प्राइमरी मीनिंग पोएम रीड करते ही पता चल जाता है कि पोएम में बात क्या हो रही है, लेकिन 10th की अगर तो हम पोएम्स देखें आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की तो ऑलमोस्ट पोएम जो है वो मेटाफर पे है, कहीं ना कुछ हिडन ज़रूर है। तो ये मतलब निकालने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जिससे आपको सब कुछ बहुत इजीली समझ में आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट पोएम की डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो में पोएट जो है बता रहे कि उनका दिन खराब था, बाद में वो अच्छा हो गया। ये तो हमको प्राइमरी मीनिंग पता चल जाता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि उसमें मेटाफर यूज़ किया गया है, आयरनी यूज़ की गई है, तो वो बताना चाहते हैं कि एक हैमलेट ट्री जो कि इल ओमेन माना जाता है, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच से हमको पता चलता है कि उसका दूसरा मतलब ये भी है कि जो चीज़ जैसी दिख रही है अगर दूसरे हम पर्सपेक्टिव से देखने जाएं तो उसकी पॉजिटिव साइड भी कुछ ना कुछ होती है। सेम फायर एंड आइस में भी पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रक्शन पे जा रहा है, वो भी हमको पता चलता है फिगर्स ऑफ स्पीच से। जैसे हर पोएम के कुछ ना कुछ फिगर ऑफ स्पीच है, इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच आज हम डिस्कस करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि दे आर यूज्ड टू क्रिएट अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कन्वे मीनिंग और सम काइंड ऑफ न्यू इफेक्ट बाय कंपेयरिंग और आइडेंटिफाइंग वन थिंग दैट हैज़ ऑलरेडी अ प्राइमरी मीनिंग। पोएम में हर चीज़ का प्राइमरी मीनिंग तो ज़रूर दिया होता है, लेकिन हमको सेकेंडरी मीनिंग भी निकालना है। वो पढ़ने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। दे आर यूज टू अंडरस्टैंड अ काइंड ऑफ पोएटिक इफेक्ट यूज्ड इन एनी पोएम और स्टैंजा। कभी कोई वर्ड्स को 2-3 बार रिपीट कर देते हैं, कभी किसी वर्ड को अलग तरीके से लिख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन की, तो उसमें विंडो के बदले विंडा लिखा है। विंडा क्यों लिखा है? बेलिंडा के साथ राइम करने के लिए लिखा है। तो ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जो पोएम को समझने में हमको आसान पड़ती है। फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है एलिटरेशन। एलिटरेशन के 3 तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये 3 तरीके जो आपके हैं इनिशियल लेटर, साउंड और सिलेबल, इन 3 के बेसिस पे आप एलिटरेशन को जज कर सकते हैं। फर्स्ट तो रहता है इनिशियल लेटर आपका सेम है, जैसे द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो WW जो है आपका, इससे पता चलता है कि ये एलिटरेशन है। सेकंड में भी स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, तो S और S जो है स्मॉल और स्टिफ का, ये आपका इनिशियल लेटर का हमको बता देता है कि ये तो एलिटरेशन ही है। अब साउंड क्या होता है? कुछ वर्ड्स हैं जैसे O से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए ऑनर वर्ड आ जाता है, तो वो दोनों वर्ड्स जो होंगे आपके ऑस्कर, ऑनर, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे, या ऑर्फन और ऑनर कहीं साथ में आ गया, तो दोनों शुरू अलग अलग लेटर से हो रहे हैं, लेकिन उनका साउंड जो है आपका वो सेम आ रहा है, ओ से आ रहा है हिंदी के स्वर के हिसाब से, तो वो वर्ड जो होते हैं उनको भी एलिटरेशन में काउंट किया जा सकता है। और थर्ड आपका रहता है सिलेबल। सिलेबल मतलब 2 लेटर्स को कंबाइन करके जब हिंदी के व्यंजन बनते हैं, जैसे CH जो होता है वो च बताता है, GH होता है वो फ बताता है और SH श बताता है। तो इनके भी अगर फर्स्ट लेटर्स, इनिशियल लेटर्स सेम है तो वो भी एलिटरेशन में ही काउंट होता है। इसी के साथ एलिटरेशन जो है इसमें आपके कोई भी मार्क्स नहीं जा सकते, आपके बहुत इजीली मार्क्स इसमें स्कोर हो सकते हैं, बहुत इजी टू गेस होता है एलिटरेशन। नेक्स्ट आता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब 2 अपोजिट वर्ड्स जब एक लाइन में दिए, अप डाउन, लाइट डार्क, इनसाइड आउटसाइड, ये वर्ड्स जब आपके एक ही लाइन में दिए होते हैं तो उसको बोलते हैं एंटीथेसिस। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मतलब कि सबसे अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स के लिए उम्मीद रखिए, सबसे खराब से खराब पेपर या एग्जाम या मुसीबत के लिए तैयार रहिए। वो बेस्ट और वर्स्ट या इविल और गुडनेस जो है ये आपके एंटीथेसिस बताते हैं। नॉर्मल अपोजिट वर्ड्स जब साथ में आ जाते हैं उसको बोलते हैं एंटीथेसिस। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब कोई भी नॉन ह्यूमन चीज़ या नॉन लिविंग चीज़ को जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ दे दी जाती है कि इंसान जो काम करते हैं वो चीज़ उनको बोली जाती है। फॉर एग्जांपल चेयर से अगर आवाज़ आ रही है, द चेयर इज़ टॉकिंग, फैन इज़ रनिंग, ये सब वर्ड्स जो हैं कि फ़ैन कहीं भाग नहीं रहा है, बट a human quality is running which is given to a fan. The rain kissed the ground gently, तो इसमें रेन जो है आपका सब्जेक्ट है और किस जो है वो आपकी ह्यूमन क्वालिटी है जो उनको दे रखी है। The news of that popular robbery traveled quickly, न्यूज़ को बोल रहे traveled quickly, तो ये एक तरह से पर्सोनिफिकेशन हुआ जो आपको गेस करना रहेगा। नेक्स्ट इज ओनोमैटोपोया। ओनोमैटोपोया जो है वो किसी भी साउंड के लिए बताते हैं, कोई एनिमल बार्क कर रहा है, रोर कर रहा है, कोई साउंड की जब आवाज़ है, बेल रिंग करिए, फ़ोन बज रहा है, ये सब के सब साउंडिंग नेम्स आपके ओनोमैटोपोया को गेस करते हैं।
माई कैट जस्ट म्याउड फॉर सम मिल्क, रिंग रिंग ऑफ गोज दी क्लॉक। ये सब पोएम्स की लाइन जो है ये कहीं ना कहीं फिगर ऑफ स्पीच बताती हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट्स। ट्रांसफर एपिथेट्स मतलब जब किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस बताने के लिए हम उसमें एडजेक्टिव डाल देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफर एपिथेट्स। ये भी पोएम का मतलब बताने में बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे आपकी फॉग पोएम है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, तो फॉग आ तो रहा है, ये तो पर्सोनिफिकेशन भी हो गया। ऑन लिटिल कैट फीट तो मतलब कैसे आ रहा है, लिटिल कैट फीट, दबे पाँव आ रहा है, कैट की फीट की तरह आ रहा है, तो वो एक एडजेक्टिव आ जाता है जो उसका मतलब बता रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि वो छुपते छुपाए आ रहा है। मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर एपिथेट्स तीनों उसमें आ जाते हैं। वी हैड अ फ्रेंडली कन्वर्जेशन, आई एम एंजॉइंग माई सो सेटिस्फाइंग जॉब। ये दोनों इस तरह की जो भी आपकी पोएम आती है तो उसमें ट्रांसफर एपिथेट्स का मतलब होता है एडजेक्टिव निकालना। रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब जहाँ पे वर्ड्स और फ्रेजेस पूरे पूरे रिपीट हो रहे हैं। अब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स और फ्रेजेस, तो फ्रेजेस ही रिपीट हो, कभी कभी वर्ड्स रिपीट होते हैं, कभी कभी फ्रेजेस रिपीट होते हैं। जब आपको 2 लाइन से ज़्यादा तो आती नहीं है आपको फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम में, लेकिन जब 2 लाइन में भी पूरे पूरे फ्रेज रिपीट हो रहे हैं तो वो भी रिपीटेशन में आता है। जैसे कि फर्स्ट पोएम में ही है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, तो सम से उसमें रिपीट हो रहा होता है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन, तो इसमें फ्रेज रिपीट नहीं हो रहा है। अगर आप देखने जाएं तो हेवन, हेल, हेल, हेवन, तो 2 बार हेवन रिपीट हो रहा है, 2 बार हेल रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं कि हेवन ऑफ हेल 2 बार रिपीट हो रहा है, दूसरी बार में हेल ऑफ हेवन है, तो फ्रेज रिपीटेशन नहीं डालेंगे आप, यहाँ पे वर्ड रिपीटेशन डालेंगे। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, ये तो आपकी पोएम का ही है, कौन सी पोएम का है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, ये तो आपकी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का ही क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट इज मेटोनिमी। मेटोनिमी और सिनेक्डोक, ये दोनों में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में ऑप्शन गिवन होते हैं, जब तो ऑप्शन गिवन नहीं है, कोई और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं या खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर ऑप्शन को छोड़ दीजिए। मेटोनिमी और सिनेक्डोक एक हद तक सेम होते हैं, जिस लाइन में मेटोनिमी आ रहा है उस लाइन में सिनेक्डोक ज़रूर आ रहा होगा। ऐसा एक फ्रेज भी है, एक इडियम है कि एवरी मेटोनिमी कैन बी अ सिनेक्डोक बट एवरी सिनेक्डोक इज नॉट अ मेटोनिमी। इसका मतलब है कि मेटोनिमी का मतलब सिर्फ एक दूसरा वर्ड यूज करना, जैसे ग्लासेस, ग्लासेस मतलब जो गॉगल्स या स्पेक्टिकल्स हम पहनते हैं उसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका दूसरा वर्ड है। बट सिनेक्डोक के तरीके से अगर हम उसको समझने जाते हैं तो स्पेक्स जो हैं हमारे कांच से बने होते हैं, उसमें मेन जो हमारे लेंस होते हैं वो कांच के बने होते हैं, इसीलिए वो एक पार्ट है होल का, तो हम उसको ग्लासेस भी बोल सकते हैं। हम फॉरेस्ट को वुड्स बोल सकते हैं क्योंकि फॉरेस्ट में कहीं ना कहीं वुड होता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो वो सिनेक्डोक होता है, और दूसरे तरीके से देखने जाए तो फॉरेस्ट का एक सिनोनिम जो कि मेटोनिमी कहलाता है वो वुड होता है। अब यहाँ अगर हम देखने जाएं, वी लव्ड द इटालियन बेक्ड डिश एट द पार्टी, तो ये कोई सिनेक्डोक नहीं हुआ, लेकिन ये मेटोनिमी जरूर हुआ। क्यों? वी लव द इटालियन बेक्ड डिश, हमको डिश पसंद नहीं आई, जो फूड था उसमें इटालियन तरीके से बेक किया हुआ था वो हमको पसंद आया, लेकिन फूड के बदले यहाँ पे, या फूड आइटम जो भी पास्ता पिज्जा उनकी होगी उसके बदले यहाँ पे डिश लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड एज मेटोनिमी। द फार्मर नीडेड सम हैंड्स फॉर हिज फील्ड, दिस एग्जाम्पल कैन बी अ सिनेक्डोक बिकॉज हैंड जो बोल रहे हैं वो वर्कर्स के लिए बोल रहे हैं। वर्कर के एक पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है हैंड, उसके लिए उन्होंने सिर्फ हैंड वर्ड यूज किया है। फार्मर को कुछ हाथ नहीं चाहिए, कुछ लोग चाहिए जो उसका हाथ बटाए, तो यहाँ पे लिखा है फार्मर नीडेड सम हैंड्स फॉर हिज फील्ड। नेक्स्ट इज सिनेक्डोक। सिनेक्डोक रेफर्स टू अ पार्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ होल, एक होल को रिप्रेजेंट करने का एक छोटा सा पार्ट, जैसे मैंने ग्लासेस का बताया। माई फ्रेंड हैज़ अ वाइड कलेक्शन ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस मतलब स्पेक्टिकल्स की बात हो रही है, उसके पास स्पेक्टिकल्स का बहुत वाइड कलेक्शन है। कुलकर्णी इंटरव्यूड मी आफ्टर द इंसिडेंट, और यहाँ पे सिनेक्डोक, कुलकर्णी उनका सिर्फ सरनेम है जो यहाँ पे पूरे नाम के बदले एक पार्ट यूज किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड है सिमिली और मेटाफर। जैसे मेटोनिमी और सिनेक्डोक एक जैसी होती है, वैसे सिमिली और मेटाफर में भी कोई फर्क नहीं होता है। बस सिमिली जो है वो 2 अलग अलग चीज़ों का डायरेक्ट कंपैरिजन है जो लाइक और एज के साथ बना सकते हैं, और दूसरा जो है मेटाफर हमारा वो बिना लाइक और एज के इनडायरेक्ट तरीके से 2 अलग अलग चीज़ों में एक सिमिलैरिटी ढूंढ के हमको कंपेयर करना होता है। हर हैंड्स आर एज कोल्ड एज आइस, उसके हाथ जो है बर्फ की तरह ठंडे हैं। बर्फ की तरह वाला जो एज कोल्ड एज आइस, ये सिमिली बताता है। और यही चीज़ अगर यहाँ पे हम लिख दें हर हैंड्स वर आइस,
तो हमको खुद समझ जाना है कि क्यों आइस बोल रहे हैं हाथों को, तो जम गए, इतने ठंडे हो चुके हैं। इसीलिए हमको मेटाफर और सिमिली में बस यही फर्क होता है। और आपकी मोस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट की जो पोएम्स है, आपकी टेक्स्ट बुक की ज़्यादातर पोएम्स मेटाफर पे ही है। ऑलमोस्ट हर पोएम में, जैसे हमने डिस्कस किया, कुछ ना कुछ हिडन ज़रूर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इज हाइपरबली। हाइपरबली जो है वो बढ़ा चढ़ा के कोई भी बात बोलनी। कोई बच्ची रो रही है, उसने रो रो कर नदी बहा दी, तो ये सच में नहीं होता है, लेकिन लोग बोलते हैं शी क्राइड एंड फिल अप द रिवर, तो ये जो है एक हाइपरबली स्टेटमेंट है कि जितना तो पॉसिबल नहीं है पर वो चीज़ हो रही है। सो हम स्लेप्ट लाइक अ रॉक लास्ट नाइट। स्लेप्ट लाइक अ रॉक से क्या पता चलता है कि वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हुई उनमें सोते टाइम, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे बता रहा है हाइपरबली में कि वो पत्थर नहीं बन गए लेकिन उनमें कोई मूवमेंट नहीं हुई, उसको इस तरह से बोल रहे हैं। माई फ्रेंड्स डाई आउट ऑफ लाफ्टर, हंस हंस के मर गए, सच में नहीं मर गए। लिटोट्स मीन्स समथिंग नेगेटिव इन द पोएम लाइन। कोई भी चीज़ नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स से जब डिस्क्राइब होती है, नॉट इन दिस लैंड शैल ही रिमेन अनकॉट, इस दुनिया में तो वो पकड़े बिना नहीं रह सकता। वी विल फाइंड हिम एनीवेयर, वी विल फाइंड हर एनीवेयर, तो ये जो है इसको बोलते हैं लिटोट्स। द विमेन वॉज नॉट एज यंग एज शी लुक्ड इन द पिक्चर। नॉट की वजह से ये भी सेंटेंस आपका लिटोट्स हो जाता है। नेक्स्ट इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैराडॉक्स मतलब हाइपरबली जैसा बोल सकते हैं, लेकिन उस बात की इतनी डिटेलिंग देना ज़रूरी नहीं है, या फिर वो बात ऑब्वियस है या वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे द वर्ल्ड विल पेरिश ट्वाइस, तो ये कभी नहीं हो सकता है। ये जो एग्जाम्पल है ये हाइपरबली का नहीं, पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है, तो ये डिफरेंस आपको जो है पता लगाना रहेगा। एग्जाम्पल अगर हम पढ़ें, यू नीड टू हैव मनी टू मेक मनी, तो इससे हमको पता चलता है कि अगर पैसे हैं ऑलरेडी तो और क्यों बनाने हैं, या फिर पैसे हैं तो फिर और कहाँ से पैसे लाने हैं। ये चीज़ जो है ये और दूसरे वर्ड्स में भी लिखी जा सकती थी, लेकिन इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन हुआ है, उसका मतलब ये पैराडॉक्स है। फ्रीडम इज स्लेवरी, ये एक ऑक्सीमोरॉन का या पैराडॉक्स का एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि फ्रीडम मतलब स्लेवरी, ये पॉसिबल ही नहीं है। इग्नोरेंस मतलब हमारी स्ट्रेंथ, स्लेवरी, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, ये जो वर्ड्स का जो खेल होता है इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। नेक्स्ट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन का दूसरा नाम होता है एनेस्ट्रॉफी। आपको ऑप्शन में कोई एक गिवन होगा। इन्वर्जन और एनेस्ट्रॉफी सेम होते हैं, मतलब वर्ड्स को जो है ग्रामेटिकली रीअरेंज करके लिखते हैं। रीअरेंज करके लिखते हैं मतलब आई एम अ गुड गर्ल, तो वो ऐसे नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे अ गुड गर्ल वॉज आई, एम आई, इस तरह से उल्टा करके लिखेंगे। अ ड्रीम लास्ट नाइट आई हैड, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, इन्हें उल्टा करके लिखा है अ ड्रीम लास्ट नाइट आई हैड। और आगे आपकी बुक का एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में भी इसके 2-3 एग्जाम्पल आपको जरूर मिल जाएंगे। इन्वर्जन के 2-3 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज इंटरनल राइम। इंटरनल राइम भी आपके सिलेबस में है। इंटरनल राइम मतलब एक ही लाइन में, अब राइम स्कीम अलग चीज़ होती है, वो 2 लाइन 4 लाइन के पैराग्राफ में हम ढूंढते हैं। इंटरनल राइम मतलब एक ही लाइन में जब आपको राइमिंग वर्ड्स दिए होते हैं पोएम में, जैसे हमने बेलिंडा विंडा वाला डिस्कस किया था आगे, तो वो इंटरनल राइम का एग्जाम्पल है। आई ड्रव माई सेल्फ टू दी लेक एंड डव इन टू दी वाटर। ड्रव और डव एक ही लाइन में इंटरनल राइम प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी बुक्स है अंडर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, तो लिटिल पेट ड्रैगन के आगे रियलियो ट्रूलियो दी। रियलियो ट्रूलियो जो है आपका, ये जो है आपका रियली का मतलब होता है रियोलियो और ट्रूलियो का मतलब होता है ट्रूली। इन दोनों को राइम करने के लिए रियोलियो ट्रूलियो ने बोला है। ओके, इतनी फिगर ऑफ स्पीच अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके मार्क्स जो है फिगर ऑफ स्पीच के वो एकदम फाइनल हो जाते हैं। कोई भी एग्जाम है, आगे भी कोई पोएम्स के अगर आप पढ़ते हैं तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी हमेशा काम आने वाली। एक शॉर्ट वीडियो हम देख लेते हैं वर्कशीट का, इसमें आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो कवर हो जाएगी। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि फॉग आ रहा है, पर्सोनिफिकेशन। लिटिल कैट फीट जो है वो उसकी स्नीकीनेस को बोल रहे हैं। मेटाफर भी हो रहा है कि फॉग कम्स लाइक अ कैट, लाइक अ कैट होता तो सिमिली हो जाता है, यहाँ पे लाइक नहीं है, कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेटाफर पे जा रहा है। और ट्रांसफर्ड एपिथेट्स जिसको एडजेक्टिव बोला जाता है। बाय दोज हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर एयर। हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, रैम्पार्ट्स क्या होते हैं, कोई भी बिल्डिंग को फोर्टिफाई करने के लिए आसपास जो पिलर्स लगाए जाते हैं या फिर एक बाउंड्री बनाई जाती है उनको बोल रहे हैं। तो एन ग्रेगरी पोएम में यहाँ पे पोएट आपको बोल रहे हैं, मेटाफर प्रूव कर रहे हैं, तो इसका जो है उनके हेयर्स के लिए रैम्पार्ट वर्ड यूज किया गया है, ये एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। एंड सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। सेट सच कलर, तो एस एस एलिट्रेशन हो रहा है, बी बी
एलिटरेशन हो रहा है और जो है वो रिपीटेशन हो रहा है। तो ये जो आपका आंसर है ये एलिटरेशन और रिपीटेशन दोनों हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पढ़े, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। लिटिल 3 बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे एल जो है वो एलिटरेशन भी बता रहा है, तो एलिटरेशन एंड रिपीटेशन दोनों हैं इस लाइन में। सेम इसी पोएम की दूसरी लाइन है, एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन। अगेन लिटिल लिटिल जो है आपका रिपीट हो रहा है, एंड रिपीट हो रहा है, और रियोलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। ये इंटरनल राइम का एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया, इंटरनल राइम एंड रिपीटेशन। इसमें वैगन, ड्रैगन, रूलियो ट्रूलियो ये सब इंटरनल राइम के एग्जाम्पल्स हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। बिग शार्प टीथ जो है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट्स का एग्जाम्पल बता रहे हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, टॉप और अंडरनीथ अपोजिट वर्ड्स है, ये एंटीथेसिस बता रहे हैं। और रिपीटेशन किसका हो रहा है, एंड का हो रहा है। एंड वर्ड जो है आपका वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये रिपीटेशन और एंटीथेसिस। नेक्स्ट इसी पोएम का, माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज। तो लाइक से क्या पता चलता है, सिमिली। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज, तो चिमनी फॉर अ नोज मेटाफर हो गया और हमारा लाइक वाला जो है सिमिली हो गया। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेर्स। एज ब्रेव एज, अगेन ये हमारा सिमिली हो गया और बी पूरे लाइन में है, तो ये एलिटरेशन भी बता रहा है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। टाइगर जो है रेज में उसकी तरह मस्टर्ड है, ये भी कंपेरिजन सिमिली बता रहे हैं। नेक्स्ट, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज में हमको एलिटरेशन दिखाई देता है। Pistol in his left hand, pistol in his right. The most important line from this chapter, pistol pistol repeat हो रहा है, एक figure of speech, left और right आपका opposite word है, तो antithesis भी आएगा इसमें, antithesis and repetition. His beard was black, one leg was wood. Beard black है, leg wood है, B यहाँ पे alliteration हो रहा है। बट अब जम कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। ये स्नॉटिंग वर्ड क्या है यहाँ पे, लाइक से तो हमको पता चल रहा है सिमिली है, क्लियर, बट स्नॉटिंग ओनोमैटोपोया का एग्जाम्पल है, ये एक साउंडिंग वर्ड है। यहाँ पे ओनोमैटोपोया और सिमिली दोनों आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं। मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन, ये द बॉल पोएम का सेंटेंस है, मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन। मेरीली बाउंसिंग किसके लिए बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बॉल है, बॉल जो है मेरीली बाउंस, तो बॉल खुश नहीं हो सकता है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन दिया हुआ है कि बॉल भी जो है वो बच्चे के साथ इतना कंफर्टेबल हो गया था कि वो मेरीली बाउंस कर रहा था और फिर पानी में गिर गया। पर्सोनिफिकेशन एंड विजुअल इमेजरी जो बता रहे हैं पोएट के, एंड देन इनटू द वाटर इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, ऐसे करके लाइन है आगे। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, नो की वजह से ये लिटोट्स हो जा रहा है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। इस पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन फिगर ऑफ स्पीच के लिए और क्वेश्चन आंसर्स के लिए, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। ग्रीफ जो है दुख किसी भी इंसान का, वो कभी किसी को फिक्स नहीं कर सकता। यहाँ पे दो अपोजिट थॉट्स को मिला रहे हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच जो है बच्चे एंटीथेसिस समझ जाते हैं, लेकिन ये ऑक्सीमोरॉन है जो आपकी बताई जा रही है यहाँ पे। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, कि वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लगेगा। नेक्स्ट, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो यहाँ पे बता रहा है ऑल हिज यंग डेज। यंग डेज मतलब ऐसा नहीं कि जब वो छोटा था, थोड़े भी टाइम पहले का, कि जब वो बॉल के साथ खेलता था, तो वो पुराने टाइम को यंग डेज से मेटाफर कर रहे हैं। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट आइज ट्रांसफर एपिथेट्स बता रही है, और ट्रांसफर एपिथेट्स का सबसे मेन पॉइंट ही ये होता है कि वो कोई एडजेक्टिव देके इंपॉर्टेंस जरूर बताना चाहिए। तो डेस्परेट आइज क्यों है, क्योंकि बच्चा चाह रहा है कि वो अपनी बॉल को वापस ले ले, लेकिन वो नहीं ले सकता। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। टिकल्ड हिम एक फ्रेज है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। टिकल्ड हिम जो है वो एक फ्रेज है, तो फ्रेज वाला रिपीटेशन है, ये वर्ड्स वाला रिपीटेशन नहीं है। रिपीटेशन है, पर्सोनिफिकेशन है। हिम ड्रैगन एक टॉय के लिए बोल रहे हैं हिम, तो ये पर्सोनिफिकेशन भी हुआ। और आयरनी है, आयरनी कैसे है, एक गर्ल ने एक ड्रैगन को टिकल किया। ये इस पोम का आयरनी है कि मेन जो ड्रैगन है वो पहले कावर्ड रहता है, और बाद में जब उसकी फैमिली की बात आती है तो वो ब्रेव होकर के और सबको बचा लेता है।
इसी के साथ हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो यहाँ पे एंड होती है। अगर आप इतनी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, बहुत आराम से आप स्कोर कर सकते हैं और पूरी की पूरी सारी पोएम्स इसमें कवर हो चुकी है, सारी पोएम्स आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।